अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी इंडिया से जॉइन किया है अंबर ज़ैदी ने। अंबर जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और फ़िल्म डायरेक्ट भी करती हैं और बड़ा कुछ अंबर जो है वो कर रही होती हैं। हम उन्हें टीवी पे भी अक्सर देखते रहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अंबर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे थैंक यू। बात रखने का मौका दिया। थैंक यू। और शुक्रिया। अंबर आज हम ज़रा डिस्कस करेंगे, जैसे आप भी एक वर्किंग लेडी हैं और मैं भी हूँ, लेकिन खैर ऐसे तो हुँ, जो घर में रहती हैं खवातीन या जो फीमेल्स घर में होती हैं वो भी बहुत काम कर हुँ, रही होती हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि जो सिर्फ बाहर निकल के काम कर रही हैं उनकी बात हो रही है, सभी की हो रही है। लेकिन आपके ख्याल से हुँ, कितना इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ तो बहुत हंगामा भी रहता है, अक्सर आपने देखा है कि जो बच्चियां हैं उनके स्कूलिंग के लिए खास तौर पे जो केपीके हुँ। और इस तरह के इलाके हैं, तो आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन किसी भी लड़की के लिए, किसी भी औरत के लिए, चाहे वो घर चला रही हो या वो ऑफिस में काम कर रही हो? देखिए आरज़ू ये एजुकेशन की हम बात करते हैं और ख़ास तौर से ख़वातीन की जो हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है किसी भी औरत के लिए पढ़ा-लिखा होना। क्योंकि एक कहावत है कि अगर एक मर्द पढ़ा तो एक फ़र्द पढ़ा और एक अगर औरत पढ़ी तो पूरा ख़ानदान पढ़ा। यानी कि एक औरत अगर पढ़ी-लिखी होती है तो वो अपने बच्चों को, अपने आस-पास के लोगों को बेहतर ज़िंदगी दे पाती है, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखा और समझा पाती है और अगली जनरेशन को बेहतर बना पाती है। तो इसलिए एक औरत का पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अगर अपने समाज की बात करते हैं, एक बेहतर समाज की अगर हम उसको डेवलप करने की बात करते हैं, तो उसके लिए एक औरत का पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जब आज हमारे देश में अ, हम 73वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं, यानी कि आज के दिन 1950 में संविधान आज से लागू हुआ था आज के दिन से और 73 साल उसको हो गए हैं। और आज़ादी जब हमारे देश को मिली, तब उस वक़्त अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, तो तब औरतों की जो लिटरेसी रेट था, वो 12% था और आज हम देखते हैं तो ये 65.24% लिटरेसी रेट महिलाओं का हो गया है यानी कि औरतों का। तो अगर हम 75 साल बाद देखते हैं कि देश में महिलाओं की एजुकेशन को लेकर जो बदलाव आया है, तो वो काफ़ी सराहनीय है, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। हमारे देश में औरतें फाइटर जेट उड़ाने से लेकर कमर्शियल पायलट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, एक्टिंग है या फिर ब्यूटी पेजेंट्स में भी देखें तो हमारे देश की महिलाएँ स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में हर जगह अपना झंडा फहराती नज़र आती हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी और भी काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हम जो डिप्राइव्ड सेक्शन की हम बात करते हैं, तो अभी भी वो उस चीज़ से दूर हैं। उनको वो समय, वो चीज़ नहीं मिल पाती कि वो पढ़ लिख सकें और अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले हमारे देश में महिलाओं की यानी कि लड़कियों की जो शादी की मिनिमम एज है वो उसको बढ़ाकर जितना लड़कों का होता था 21 साल वो कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में ये एक बेहतर कदम है कि हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, संविधान की हम आज बात कर रहे हैं 73वां रिपब्लिक डे हमारे देश में मनाया जा रहा है। तो संविधान जिसने हमें सबको बराबर का हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, महिला और पुरुष हो, सब उसकी नज़र में बराबर हैं। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर पढ़ने की भी अगर किसी को बराबर समय अपॉर्च्युनिटी चाहिए, तो लड़कियों को भी उतना समय मिलना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट बन सकें और अगली जनरेशन को बेहतर बना सकें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अंबर कितना कंपटीशन देखने को मिलता है अगर हम बात करें फीमेल्स की कि वो बाहर जब निकल के स्पेशली काम करती हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा जैसे एक तरह की मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो कि मेरे ख्याल है जी। हर जगह ही है। अगर हम कहें कि जी यूरोप में नहीं है तो गलत होगा, वहाँ पर भी है और हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी है। यहाँ तक भी कहाँ तक सही है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब फ़िल्म इंडस्ट्री जो है आप लोगों के यहाँ की भी, उसमें जो हीरोइन्स आती हैं उनको कम पेमेंट की जाती है और हीरो जो है उसकी पेमेंट कहीं ज़्यादा होती है। तो एक तरह से मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, अब आप भी यूट्यूब पर हैं, मैं भी हूँ, बहुत बार हमें इस तरह की चीज़ भी देखने को मिलती है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत से अपने, तो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं। तो आपके ख्याल से इस तरह का माहौल जो है वो क्या देखने को मिलता है आपको भी?
देखिए, हम अगर पैट्रियार्की की बात करते हैं आज़ू, तो ये सिर्फ़ ना कि इंडिया और पाकिस्तान में बल्कि हॉलीवुड में भी ये देखने को मिलता है जो मेल स्टार्स उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और फीमेल स्टार्स को कम मिलते हैं, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट जगत है या कहीं पे भी है। महिला की जो मेहनत उसको मेहनताना है, वो कम दिया जाता है औरत को। जो कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वो बहुत कम है। महिला भी उतनी ही टैलेंटेड होती है, उतना ही समय देती है और उतनी ही मेहनत के साथ काम करती है। तो जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं और जब आपने बात कही है कि जब महिलाएँ आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें सबसे आसान होता है किसी भी जो मज़बूत औरत होती है उसको गिराने के लिए उसके ऊपर आप सवाल खड़ा कर दीजिए, उसके कैरेक्टर पे उँगली उठा दीजिए तो बड़ा आसान होता है, उसकी राह में काँटे खड़े करना। तो ये तो बड़ा पुराना ही हथियार है औरतों को कमज़ोर बनाने का। और मुझे लगता है कि हमारे समाज में औरतें हम अब पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि अभी जस्टिस आयशा जो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल जज हैं, पाकिस्तान में भी बदलाव आ रहा है लेकिन वहाँ पे और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर हम औरतों की एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में बहुत बदलाव आया है और अभी भी हमारा जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ काम किया जा रहा है, साक्षरता मिशन है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान है और ऐसे बहुत सारी सरकार के द्वारा उठाए गए बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिसमें महिलाओं को चाहे उनकी रोज़गार की है, स्किल ट्रेनिंग है, उनकी हेल्थ है, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए लिए गए हैं और हमें भी एक ज़िम्मेदार सोसाइटी होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आस-पास अपने जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं या हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे समाज के लोग अगर हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर एक वो ज़िम्मेदारी को निभाएँ। हम किसी को एजुकेट करके सबसे बड़ी अगर कोई पुण्य का काम है, तो वो किसी को एजुकेशन देना है। अगर आप किसी को भीख देते हैं या थोड़ा दान देते हैं, तो वो टेम्परेरी होता है, लेकिन आप किसी को अगर एजुकेशन देते हैं, तो वो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है और जनरेशंस तक के लिए उसका कल्याण हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को ऐसी चीज़ दें, जिससे उसकी ज़िंदगी संवर जाए। और औरतों के लिए तो ज़िंदगी वैसे भी और हम देख रहे हैं कि अब औरतें जब घर से बाहर निकल रही हैं और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना रही हैं और अब बाहर निकल के काम भी करती हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है क्योंकि आज भी उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो घर से बाहर काम करने के आने के बाद घर सँभालें। तो हम कहने के लिए बदल रहे हैं लेकिन हमें समझना होगा अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें दोनों लड़का और लड़की दोनों बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो घर की भी ज़िम्मेदारी हमें दोनों में बराबर बाँटनी होगी और समझना होगा कि कोई भी काम लड़का या लड़की की छाप को लेकर नहीं आता है। ह हर काम हमें चाहे घर का हो या बाहर का हो, हम बराबरी के साथ कर सकते हैं। तो इक्वालिटी की जो बात होती है तो वो सब जगह अप्लाई होना चाहिए और जो औरतें आज अगली जनरेशन की परवरिश कर रही हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हम जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिविटी हम अपने बच्चों में डालें, ताकि जो आने वाली नस्ल है, उसको हम जेंडर सेंसिटिव बना सकें और इक्वालिटी आज जो हम इनजस्टिस देखते हैं या लड़का-लड़की का फ़र्क देखते हैं लोगों के दिमाग में, हम बहुत सारे आज जो पढ़े-लिखे लोगों के अंदर भी ये सोच देखते हैं कि वो लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझते। लड़कियों को आज भी कमतर समझा जाता है। तो उस सोच में बदलाव लाने के लिए ज़रूरत है कि जो आज की लड़कियाँ हैं, जो अगली जनरेशन की परवरिश कर रही हैं, वो अपने बच्चों में वो संस्कार, वो तहज़ीब डालें कि उनके अंदर लड़का-लड़की का फ़र्क ना हो और हम एक बेहतर समाज को बना सकें। बिल्कुल, लेकिन अमर इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? आपके ख़्याल से पेरेंट्स की कितनी ज़िम्मेदारी है कि वो जो अपनी बच्चियाँ हैं, यानी जो उनकी बेटियाँ हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें और उनको बताएँ कि जी किसी चीज़ से आपने डरना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी ही एग्ज़ाम्पल दूँ आपको तो मैंने बहुत कुछ स्पेशली सोशल मीडिया पर आकर, यूट्यूब पर आके कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो मुझे ना बोली गई हो। मुझे हर तरह के बुरा-भला कहा गया, इवन मेरे पेरेंट्स तक को कहा गया और वो सब कुछ मैंने सहा और मैं वहीं पे डट के खड़ी रही सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि जी आप हर काम कर सकते हैं, जो गलत बोल रहे हैं, उनका मुकाबला करना है हुँ। आपने। तो आपके ख़्याल से पेरेंट्स की देख कितनी ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की ही होती है। अगर हम बराबरी के हक़ की बात करते हैं, तो ये घर से शुरू होता है। परवरिश
हम बच्चों को बराबरी का दें, ज़िम्मेदारियाँ, संस्कार जो हम लड़कियों पे संस्कारों का बोझ डाल देते हैं कि भई आप पे आप खानदान की नाक है, इज़्ज़त है, आप ये मत कीजिए, ऐसे मत जाइए, घर का काम सीखिए। तो वो सारी चीज़ें हम बराबर लड़कों को भी उतना ही सिखाएँ क्योंकि लड़के भी घर की इज़्ज़त होते हैं, लड़के भी घर की बदनामी कर सकते हैं और लड़कों को भी घर का काम सिखाना चाहिए। क्योंकि लड़के की भी शादी होती है, वो भी किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है, उसका भी जीवन साथी होता है। और आज जब लड़का और लड़की दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों को ही घर के काम हो या फिर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम अक्सर हमें बहुत सारी जगह पे ये देखने को मिलता है कि लड़की को थोड़े सस्ते स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़के को बड़े अच्छे कॉन्वेंट हम स्कूल में भेजते हैं बहुत सारे ऐसे लोग क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की तो दूसरे के घर जाने की चीज़ है, तो इस पे इतने पैसे क्यों खर्च करें क्योंकि उसको दहेज भी देना है। तो ये सारी मानसिकता, ये सारी सोच जब पेरेंट्स के अंदर होती है और हम एक बात और आरज़ू यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सहने को और चुप रहने को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप खामोश रहिए क्योंकि आप एक अच्छी औरत हैं, एक अच्छी औरतें आवाज़ नहीं उठाती। अच्छी औरत की डेफिनेशन वो पुराने ज़माने में होती थी रोती-धोती, सहती औरत। आज की जो औरत है उसको अपनी हक की बात करनी चाहिए और उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो मज़बूती से और कड़ाई से उसका सामना करे और बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उसको मज़बूत बनाएँ। उसको रोना-धोना या सहना बिल्कुल नहीं सिखाएँ। मजबूती से हर चीज़ का, हर डर का, हर कठिनाई का सामना करना सिखाएँ ताकि एक मजबूत औरत बन सके वो अगली पीढ़ी के लिए और अपने लिए भी और अपने अगले जनरेशन के लिए भी वो एक अच्छे बेहतर लोगों या बेहतर बच्चों को जन्म दे पाएगी, अच्छी पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर पाएगी। आप खुद डराकर, दबाकर अपनी बेटियों को रखेंगे तो वो अच्छा उनको जीवन नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है इसमें पेरेंटिंग का बहुत अहम रोल आता है अगर हम बात करते हैं किसी भी औरत को मजबूत पर्सनैलिटी देने के लिए तो चाहे आपके पेरेंट्स हों या मैं अपने पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया हमें मजबूती से हर डर का हर कठिनाई का सामना करना सिखाया और आज भी जो हमें सुनने को कहने को मिलता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम पे भरोसा करते हैं उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हर हालात में हमें अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना होता है मजबूती से उनको हालात का सामना करना सिखाना होता है और खासकर बेटियों को हमें मजबूत बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि जो परवरिश होती है ना बचपन से जो चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं, उनसे ही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। आप बच्चे को लड़के को बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, आप तो उनको थोड़ा-सा पावरफुल बनाया जाता है बचपन से, लड़की को दबाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम इन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दें जिससे एक बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो माँ-बाप को बहुत ज़रूरी है उस परवरिश के लिए कि आप उन हर चीज़ में अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आप किस तरह की भाषा का, किस तरह की उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अहम रोल आता है क्योंकि हेल्दी बचपन अगर एक बच्चे को मिलता है, वही आगे चलकर एक हेल्दी पर्सनैलिटी में जाके डेवलप हो पाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, मैं ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी जो लोग हमें देख रहे हैं कि हम ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई मर्दों के खिलाफ कोई शो कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि एब्सोल्युटली। जितना कॉन्फिडेंस आज मेरे अंदर है वो बिकॉज़ मेरे दोनों भाइयों की वजह से है और मेरे दोस्त जो कि मेरे मेल फ्रेंड्स ज़्यादा इत्तेफ़ाक से, उनकी वजह से कि बहुत बिल्कुल। कॉन्फिडेंस देते हैं कि जी आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। लेकिन अंबर एक चीज़ जो मुझे नहीं पता इंडिया में होता है या नहीं लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध जो इलाका है हमारा सिंध और पंजाब के जो वडेरों वाला एरिया होता है, वहाँ हुँ। पे ये किया जाता है कि बहनों की जो है या बेटियों की शादियाँ नहीं करते और कह देते हैं ज़मीन जायदाद क्योंकि फिर देनी पड़ेगी और दूसरे घर में चली जाएगी वो जायदाद। वो बचाने के लिए बहुत से उस पे हमारे टीवी प्लेज़ भी बन चुके हैं कि उसका कह दिया जाता है कि आपकी शादी हमने कुरान से कर दी है। और उसके बाद सारी ज़िंदगी अपने घर में ही बिठा के रखते हैं। ये यहाँ पर कई जगह पर होता रहा है, लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि उन लड़कियों को या उनको अपने राइट का पता ही नहीं होता कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। वो सिर्फ़ अपनी जायदाद और अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो है सिंध में ख़ास हुँ। तौर पे सिंध में तो बहुत ज़्यादा है ये कि कुरान से कह देते हैं जी आपकी शादी कुरान से अब आपने बस घर में ही रहना है। तो वो ताकि उनको ज़मीन में हिस्सा ना देना पड़े। तो कहाँ तक हुँ। जो है वो लड़कियों को और औरतों को या बच्चियों को जो है वो अपने राइट का पता होना चाहिए। ये चीज़ भी तो है कि वो क्या एक्शन ले सकती हैं इस तरह की कोई बात हो या इससे मिलती-जुलती या कोई इस तरह की गलत बात हो। तो उसपे उनको ये भी मालूम हो कि वो कहाँ जा सकती हैं और
कौन से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं या कहीं पे कंप्लेन कर सकती हैं? ये पता होना चाहिए आपके ख़्याल से? बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसा हमारे देश में तो देखने के लिए नहीं मिलता है कि किसी की शादी कुरान से करा दी जाए और ऐसा हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये बड़ी अफ़सोस की बात है कि जो कुरान लड़की को हक देता है, हालाँकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़की को आधा मिलता है, तो उसके पीछे कुछ टेक्निकैलिटीज़ हैं कि आधा उसको अपने बाप लड़के का आधा, भाई का आधा हक मिलता है, फिर उसको अपने शौहर की जायदाद का भी हक मिलता है और अपने भाई के हक में से भी मिलता है। तो ये हक मिलाकर लड़की को एक्चुअली टेक्निकली ज़्यादा मिल जाता है। तो जो कुरान लड़की को जायदाद में बराबर का हक देता है, उसी का को हाथ में देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। बहुत अफ़सोस की बात है उन इस्लाम के मानने वालों को, जो इस्लाम के नाम पर बेटियों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आरज़ू कि हमें अपनी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और हमारी जो जिस किताब से उनकी शादी कराई जाती है, तो उस किताब को खोलकर भी पढ़ें कि वो बेटियों के लिए कौन-सी बात कहता है। हमारे कुरान में बहुत सारी आयतें जो औरतों के कहते हैं कि औरतों को फलानी नसीहतें और ढिकानी नसीहतें, औरतों को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आयतें औरतों के राइट्स के लिए कुरान में आयतें दी गई हैं। तो उनको सिर्फ़ रट्टा लगाने की बजाय ज़रूरी है कि उनको पढ़ें और समझें और सवाल करना सीखें। सबसे बड़ी बात है कि जो खामोश रहना सिखाया जाता है, अपने हक की बात करें, अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें। शादी करना इस्लामिक और कानूनी अधिकार है। आपका कानून भी इजाज़त देता है कि आप शादी कर सकते हैं। कोई भी जायदाद की लालच में आकर आपको दबा नहीं सकता। जायदाद भी आपका हक है, शादी करना भी आपका हक है, इस्लाम भी ये इजाज़त देता है, ये हक देता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी हक देता है कि आप शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मर्ज़ी अगर आपके घरवाले की पसंद भी शामिल है, घरवाले पसंद से करना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि आप किसी के हक की इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं कुरान और इस्लाम के नाम पे। कितना बड़ा गुनाह है वो कंट्री जो खुद को बड़ा इस्लाम का बड़ा अलमबरदार समझती है और कहती है और वहाँ पर लड़कियों के हक के साथ इतनी बड़ी बेईमानी होती है, बहुत अफ़सोस की बात है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो इदारे हैं जो काम करते हैं औरतों और बच्चों के हक के लिए। मैं ख़ास तौर से पाकिस्तान के उन लोगों से, उन एनजीओ से काम कहना चाहती हूँ कि आप औरतों और बच्चों को कम से कम जो कुरान उनको हक देता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका हक देता है, उसके उसके को पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ, उनको बताएँ कि आपके क्या-क्या अधिकार हैं, क्या-क्या आपके हुकूक हैं, क्या संविधान आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आपको, आईन कौन से हक देता है, ताकि जब उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे हक कैसे हैं, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो कैसे माँगेंगी। सबसे बड़ी बात यही है कि औरतों को बचपन से ज़िम्मेदारियाँ सिखाई जाती हैं कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे करना है और आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपका क्या हक है, आपको ये लेना है और किस तरह से हासिल करना है, ये सब नहीं सिखाया जाता है। वक़्त है कि हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को मज़बूत बनाएँ, आवाज़ बुलंद करना सिखाएँ और अपना हक लेना सिखाएँ। तो वो लड़कियाँ जो घरों में बैठी हैं, कुरान खोलकर पढ़ें, संविधान अपना पढ़ें। हमारे संविधान, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, कोई भी कंट्री इस तरह से किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है। डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, रूल ऑफ लॉ चलता है और कुरान की अगर हम भी बात करें, कोई भी धर्म इस तरह का इनजस्टिस नहीं करता है, चाहे सनातन धर्म की बात हो, क्रिश्चियनिटी की बात हो या फिर हम इस्लाम की बात करें, सिखिज़्म, कोई भी धर्म हो। इस तरह का इनजस्टिस तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन वो लालची लोग जो जायदाद या फिर किसी भी लालच में इस तरह का इनजस्टिस करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है जो इदारे काम कर रहे हैं, जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ें और जो लोग डिप्राइव्ड हैं, खासकर औरतें और बच्चे, उनकी उनके हक की बात करें और उनको समझाएँ कि आपके ये अधिकार हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि उनको अवेयर करना और आजकल तो आरज़ू बहुत आसान हो गया है किसी को भी अवेयर करना, लोगों तक अपनी बात पहुँचाना। वीडियो के माध्यम से आप छोटी वीडियोज़ बनाकर औरतों की जो लीगल राइट्स हैं, कौन-कौन से धाराएँ किन-किन के अंदर क्या-क्या आता है, तो उसके माध्यम से भी हम औरतों के हुकूक की बात उनको पहुँचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या-क्या आपके अधिकार हैं और किस तरह आप अपने हक की बात आगे रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात को समझें और जिनके साथ भी ये ज़ुल्म हो रहा है, उनको आप हिम्मत देकर उनको खड़े होना सिखाएँ।
बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन लास्ट में अंबर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा दोनों देशों में देखी जाती है कि जी अगर बेटी जो है वो किसी के साथ बात कर रही है तो बड़े कोई इज़्ज़त की मामला हो गया, लेकिन अगर बेटा कर रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ हमें अब जैसे कहना चाहिए 2022 में आगे बढ़ना होगा कि बिल्कुल को-एजुकेशन भी होती है और लड़के-लड़की साथ पढ़ भी सकते हैं, एक-दूसरे को पसंद भी कर सकते हैं और दोस्त भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का कोई अफ़ेयर ही चल रहा हो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दोस्त होते हैं और मेरे ख्याल से तो उसमें कोई हरज नहीं है कि अगर आपका कोई लड़का आपका दोस्त है या किसी मर्द का कोई औरत दोस्त है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये हम इतना मेंटली एजुकेट कब कर पाएँगे अपनी सोसाइटी को, आपके ख्याल से? कि हमारी देखिए, सोसाइटी आरज़ू कर रही है, जब उसको हम कैसे आगे तक बढ़ाएँगे? जब जब तक हम औरतों को बराबर का इंसान नहीं समझेंगे, जब तक जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि औरत ही हमारी जो माएँ होती हैं, वो बचपन से सिखाती हैं, लड़की है, ये काम करेगी, ये स्कूल नहीं जाएगी, रात में इतनी देर बाहर नहीं जाएगी, ऐसा कपड़ा पहनेगी, ये फलाना से बात नहीं करेगी, ये ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेगी, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आप घर की इज़्ज़त हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अब इज़्ज़त का बोझ लड़कों और लड़की में बराबर बाँटना पड़ेगा। अगर आप कोई दायरे तय कर रहे हैं, तो लड़कों और लड़कियों के दोनों के ही बराबर तय करने पड़ेंगे। आप अगर बराबरी की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर से टेक्स्ट से बात कर लें या आप कहीं के भी आईन से बात कर लें, दोनों को बराबर का हक देता है, कहीं पे भी इनजस्टिस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम देखते हैं ये सारी सोच औरतें ही औरतों के लिए बढ़ावा देती हुई नज़र आती हैं क्योंकि हम घरों में देखते हैं जो औरतों के लिए इनजस्टिस होता है या इस तरह की सोच को डेवलप किया जाता है वो मर्दों से ज़्यादा औरतों में नज़र आती है। तो औरतों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जो कहावत है मशहूर कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो हमें उसको बदलना है, हमें एक-दूसरे को मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। हमें जो हमने फेस किया या हमारे हमसे पहले की जो जनरेशन्स हैं उन्होंने फेस किया, आगे की जनरेशन्स को वो सब फेस ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि औरतों को कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग ही चाहिए। वो इंसानी हकूक, वो ह्यूमन राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो ऑलरेडी है उनका, उनको वही चाहिए। कुछ भी अलग से नहीं औरतें डिमांड करती हैं या औरतें कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी कि आप कोई अलग सी चीज़ ला के दे दीजिए। जो संविधान, जो हमारा धर्म हमें हक देता है, वही हक औरतों को दे दीजिए उतना ही काफ़ी है। बहुत से लोग कहते हैं कि भई आप देवी हैं, आप तो ये सर का ताज हैं, आप शहज़ादी हैं। भैया शहज़ादी-वहज़ादी या सर का ताज या देवी ना बनाइए। आम इंसान समझ लीजिए उतना काफ़ी है। अगर आप आम इंसान समझ के उनको आम इंसानों वाले हक दे देते हैं, वो उतना काफ़ी है। आम इंसान समझना जिस दिन शुरू कर देंगे, लोग काफ़ी हद तक हमारे समाज की प्रॉब्लम्स सुधर जाएँगी और ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ, एक औरत ही एक बेहतर समाज का निर्माण करती है। औरतों को जो परवरिश कर रही हैं बच्चों की, उनको ज़रूरी है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। वो किस तरह की भाषा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बच्चों के सामने कर रही हैं, वो लड़का-लड़की का भेद, फ़र्क ना सिखाएँ और इस पे बहुत ज़रूरी है कि हम अगली जनरेशन को तब जब तक हम इस फ़र्क को नहीं मिटाएँगे, तब तक जेंडर सेंसिटाइज़ हम अपने लड़कों को भी नहीं बस होना सिखाएँगे कि आप लड़कियाँ भी जैसे आपका हक है वैसे ही लड़कियों का हक है, आपको लड़कियों की इज़्ज़त करनी है। तब तक आप उस सोसाइटी का जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। इसमें औरतों का बहुत बड़ी औरतों की ज़िम्मेदारी है, मर्दों की भी है क्योंकि मर्द भी समाज का हिस्सा हैं लेकिन औरतों की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है क्योंकि हमें परवरिश की जो ज़िम्मेदारी होती है और ज़्यादा समय बच्चे माँओं के साथ गुज़ारते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों को बराबर के तमीज़, तहज़ीब, संस्कार और हुकूक सब बराबर का बाँटिए। क्योंकि जब तक आप इनजस्टिस करती रहेंगी, हमारे समाज में इस तरह से ही चक्कर चलता रहेगा और औरतें इसी तरह से ज़ुल्म का और ज़्यादती का शिकार होती रहेंगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और लोगों को यही समझना होगा कि जिस तरह से बेटे ख्याल रखते हैं माँ-बाप का, इसी तरह से बेटियाँ भी रख सकती हैं। तो उनको उतने ही राइट दें, जितने राइट आप बेटों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंबर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत थैंक ख्याल यू सो रखिएगा। मच, थैंक यू। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया बहुत। थैंक यू। जी, शुक्रिया।